हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग यार। गुड मॉर्निंग। पहले तो आप सभी को मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, आप सभी का सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर मैं शुरुआत आपकी दिन की आज शुरुआत करेंगे एक बढ़िया मोटिवेशनल थॉट के साथ में। एक अच्छी न्यूज आपके लिए क्या है उसके साथ मैं शुरू करूंगा। बट उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है एक बार इस सेशन को शेयर कर दें यार। जितने भी आपके पास ग्रुप है, चाहे इंस्टाग्राम ग्रुप हो, आपका फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप है ना, सभी लोग क्या कर दो, शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे जो हमारे साथ में जुड़ सके और क्लास को देख सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा मैं देख पा रहा हूं, टीपू हमारे साथ है, नूर हमारे साथ है, पावर स्टैंडिंग, निशान, निधि, खुशबू, शामिया, सभी लोग हमारे साथ हैं क्योंकि सबका डेटा अभी रिचार्ज हो गया है। मैं समझ सकता हूँ, डेटा आप लोगों का वापस आ गया है तो एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है सुबह सुबह। चलिए, तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्लास इतनी अर्ली मॉर्निंग में रखी गई है ताकि आपको मैं जगा सकूं। मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको जगा के परेशान कर सकूं दोस्तों। पर्पस ये है कि मुझे भी पता है पूरे दिन आप देखते हो तो आपका डेटा कंज्यूम हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं इसी कोशिश में आपके लिए ये क्लास जो है मैं इस समय लेके आता हूं। तो गाइज, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करो यार, शेयर करो। मुझे शेयरिंग आपकी जरूरी है। आप लोगों के कहने के ऊपर मैं क्लास लेके आया हूं, तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करो दोस्तों। आपका सपना है ये, है ना। और देखो, सपने के लिए आप जग रहे हो, आप अपने सपने को पूरा करोगे। आप अपने परिवार के, अपने सदस्य, अपने घर वालों के, चाहने वालों की आंखों में जो सपना जो जो वो देख रहे हैं ना, देखो एक बहुत अच्छे हमारे सब्सक्राइबर हैं और स्टूडेंट हैं जो देखते हैं इस वीडियो को, हमेशा एक मोटिवेशनल कमेंट करते हैं। तो पहले तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बाकी बच्चों के लिए वो इतने ऑप्टिमिज्म है उनके अंदर, इतने वो पॉजिटिव रहते हैं। केडी नाम है उनका। तो वो मैसेज उन्होंने, मैंने देखा था उनका कि जो सपने देखते हैं ना उनके लिए रात भी क्या हो जाती है आपकी, छोटी पड़ जाती है। जो सपने देखते हैं, और जिन्होंने नहीं देखना और उनके लिए कोई मतलब नहीं होता। और सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। सपने वो होते हैं जो आपको अपनी, आपके लाइफ में आगे क्या करना है, आपको ड्रीम आपका क्या है वो डिसाइड करता है। तो सपने वो होते हैं जो आपको आगे क्या करना है वो चीज आपके लिए, आपको उस थ्रू आउट दिस प्रोसेस गाइड करता है। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं। जैसे एक सवाल आया, तो आज एक बच्ची थी मेरे से पूछ रही थी कि सर आई शुड गो फॉर द प्राइवेट जॉब और शुड आई प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई मैटर नहीं करता। फॉलो, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो योर ड्रीम्स। आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी यार, अपने अंदर इतना करेज लाओ, अपने अंदर इतनी हिम्मत लाओ कि अपने जो सपने हैं ना उनको अपनी तरफ बांध कर आप खींच सको, है ना। सपनों को आप अपनी तरफ खींच सको। अपने लाइफ के अंदर जो भी आपने गोल किया है ना उसको अचीव, क्योंकि देखो गोल आप तभी रख पाओगे जब आपके पास क्या होगा दोस्तों, एक सपना होगा, है ना। जब सपना होगा ना तभी ड्रीम होगा। सपना जब ड्रीम होगा तभी आपका एक गोल होगा, और तभी आप गोल के लिए अपनी डायरेक्शन। सपना एक ऐसा होना चाहिए ना जिसके लिए आप दिन रात कभी भी मेहनत कर सके हो, रात हो दिन हो, किसी भी टाइम कभी भी उठ के आप बैठ सको, पढ़ सको, किसी भी दिन आपको बोला जाए तो वो काम कर सको। तो ऐसा आपका सपना होना चाहिए, ऐसा सपने के लिए आपको काम करना चाहिए। तो ऑलवेज लिव ऑफ योर लाइफ ऑफ योर ड्रीम। जो आपकी सपनों की दुनिया है उसको फॉलो करो यार। बी ब्रेव इनफ टू लिव योर लाइफ योर ड्रीम अकॉर्डिंग टू योर विजन एंड द पर्पस इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड द ओपिनियन ऑफ अदर्स। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ चाहेंगे। कभी मत सोचो यार, जो आपका सपना है ना, अपने सपने की तरफ बढ़ो। अपने लोगों के एक्सपेक्टेशन को कब तक पूरा करते रहोगे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर पीपल, जस्ट फॉलो योर ड्रीम। जो आपके सपने हैं ना, खींच लो यार उनको अपनी तरफ, है ना। जो आपका ड्रीम है, आपका जो एम है, उसके लिए काम करो, अपने सपने के लिए काम करो। बस यही मैं कहता हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग के इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ में मैं अपनी क्लास जो है स्टार्ट करता हूँ। तो कितने लोग हैं बच्चे जो अपने एम के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने अपने ड्रीम जॉब के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी चीज हो, आपका विजन अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम सेट होगा। लोग क्या कहते हैं, भाड़ में जाए इनकी ओपिनियन। आपको करना है तो करना है भैया, फाड़ के रख देंगे, बस चीर फाड़ मचा देनी है। आज जो है एक और बात बता दूं यार, इंडियन ज्योग्राफी का एक कोर्स, अब ये जो हम बात करते हैं यूट्यूब पे, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ बेस। आज मैं थोड़ा सा वैसे कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने वाला हूं। कई बच्चे ऐसे सोच के बैठे हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम सुबह से शाम तक क्लास देख लेते हैं, दे आर इनफ। मतलब इनसे ज्यादा कोई चीज जरूरत नहीं होगी। जो हम अभी कर रहे हैं बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हमें करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ देता हूं। YouTube क्लासेस से वी आर जस्ट बिल्डिंग योर बेस। हम आपको बेस बना रहे हैं, हम आपकी एक स्ट्रॉन्ग आधार बना रहे हैं। आधार, उस आधार के ऊपर मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, मुझे इमारत बनानी है। वो इमारत मैं बनाने का काम करने वाला हूं आपके साथ। और वो इमारत बनाने का काम मैं कहां पे कर रहा हूं दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के पास। तो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है आपकी, और साथ ही साथ अब मैं आपके लिए इकोलॉजी का कोर्स भी यहां पर लेके आ गया हूं। सैटरडे और संडे, ठीक है,
सैटरडे और संडे के अंदर ये क्लास आपकी होगी, सैटरडे संडे। इस संडे से कोर्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं, 2 आवर की क्लास होगी ये वीकेंड्स के अंदर। इकोलॉजी का पूरा कोर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जो बच्चे, जो विद्यार्थी हमारे साथ प्लस पर हैं, वो जाकर इस कोर्स को एनरोल कर लेना, कल ही आपको दिख जाएगा। और जो नए बच्चे हैं जो यूज करना चाहते हैं इस कोड में, इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, वो इस कोड को याद रखो, सुमित 10, क्योंकि आप लोग जानते हो सुमित 10 खास है, बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। जब सुमित 10, सबका यही नारा है जन जन का कि सुमित 10 हमारा है, सबका है नारा सुमित 10 है हमारा। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बात करें थे एक्वाटिक इकोसिस्टम की। चिंता मत करो, पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम आपको नहीं पढ़ा रहा मैं। आप बोलोगे सर कि पूरा का पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम अब दोबारा से, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम हम दोबारा से नहीं करने वाले दोस्तों। हम अपने जहां दिन में छोड़ा था ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहां से हमने दिन में स्किप किया था। क्योंकि दिन में यार आज बड़ी प्रॉब्लम थी, लाइट 2 बार चली गई थी, तो उसकी वजह से आपकी क्लास जो थी वो बीच में ही रुक गई, तो वो क्लास हो नहीं पाई। सो डोंट वरी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका जहां तक हमने पढ़ लिया था। दिस इज द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड द टॉपिक इज दी, आपका कौन सा टॉपिक होगा आपका, दिस इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, तो मैंने आपको बताया भी था डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है भाई। एक्वाटिक, हम बात कर रहे हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का। एक्वाटिक का मतलब जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो जल होता है, जो हमारे पास समुद्र के अंदर जो जल होता है, जो समुद्र के अंदर हो या तालाब के अंदर हो या किसी झील के अंदर हो, जो समुद्र के अंदर हमारे पास जल होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, पता हो ये बात। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ना इस ऑक्सीजन की, वो वेरी करती है 2 चीजों के अकॉर्डिंग, एक तो इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट मतलब आया कहां से, और आउटपुट मतलब जाएगा कहां। हर एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर इस प्रकार से जुड़ा होता है। अगर मैं बात करता हूं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, कोई भी ताजा पानी का अगर स्रोत है हमारे पास, कोई ताजा पानी का पारिस्थितिक तंत्र है अगर मेरे पास, तो ताजा पानी के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर अपने पास कितना आपको क्या लगता है कितना उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, तो मैं बता दूं आपको 10 ppm। 10 ppm होता है, यानी कि अगर 1 पार्ट 1 मिलियन किसका है, अगर पानी का पार्ट है, तो उसमें 10 पार्ट किसके होंगे, आपके 10 पार्ट होने वाले हैं ऑक्सीजन के। सो ये जो कंसंट्रेशन है, ये आपका एयर की कंसंट्रेशन से 150 गुना क्या होती है, आपका कम होती है। मैंने बताया इनपुट क्या क्या होती है, तो इनपुट होती है 2, एक तो एयर वाटर इंटरफेस। भाई पानी के अंदर ऑक्सीजन आई कहां से, पानी और हवा का जो इंटरफेस है, एक तो वहां से आती है, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से, जो प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटी होती है, वहां से आती है। आउटपुट में अगर मैं देखूं तो एयर वाटर इंटरफेस, जो हवा पानी का इंटरफेस होता है वहां, और रेस्पिरेशन एक्टिविटी, जो श्वसन प्रक्रिया है, इनकी वजह से ऐसा होता है। तो देख सकते हो आप, वायु जल इंटरफेस, प्रकाश संश्लेषण गतिविधि, वायु जल इंटरफेस और श्वसन क्रिया, इन दोनों की वजह से ऐसा होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों हमने पढ़ लिया। चलिए, व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऐसे क्या क्या वो फैक्टर हैं जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लिमिट करते हैं, मतलब जिनसे आपकी ऑक्सीजन कितनी होगी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, ये डिपेंड किस बात पर करेगी, किस चीज पर निर्भर करेगी, उस चीज को बता दो। गाइज एक बार से शेयर करो सभी को, ताकि सभी लोग उठ के बैठ जाए। जितने भी लोग सो रहे हैं ना गहरी नींद में, वो सब लोग उठे जागे और अपनी पढ़ाई करने बैठ जाए। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोग से, एक बार सभी को क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। लिमिटिंग फैक्टर 2 हैं सर, पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है टेम्परेचर। ट्रांसपेरेंसी कैसे, एक बात बताओ। पानी मैंने क्या बताया था, ट्रांसपेरेंट जितना होगा, जितना पानी ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब जितने उसके अंदर जो मड है, कीचड़ है, या फ्लोटिंग वेजिटेशंस जो है उसके अंदर, प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, ये जितने भी कम होंगे, सिल्ट जितनी भी कम होगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, ज्यादा। अगर साफ पानी है तो याद रखना, ट्रांसपेरेंसी जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं आपको लिख रहा हूं ट्रांसपेरेंसी, सो दिस ट्रांसपेरेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, ऑक्सीजन की। कैसे, अभी बताता हूं। देखो, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी, अगर ट्रांसपेरेंसी हाई है, इसका मतलब क्या होगा, आपका फोटिक जोन भी बड़ा होगा। फोटिक जोन समझते हो ना, जहां पर लाइट पहुंचती है। अगर फोटिक जोन ज्यादा है, मतलब ज्यादा गहराई तक आपका लाइट जा रही है, तो उसका मतलब आपका वहां पर फाइटोप्लैंकटन भी मौजूद होंगे। फाइटोप्लैंकटन क्या होते हैं दोस्तों, ये यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। दे आर नथिंग बट द प्राइमरी प्रोड्यूसर। और प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, यही तो है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, फोटिक जोन ज्यादा है, फाइटोप्लैंकटन ज्यादा होंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का उत्पादन क्या होगा आपका, ज्यादा। किस केस में, अगर ट्रांसपेरेंसी है ज्यादा तो। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी है लो, कीचड़ की वजह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो लाइट जो है वो नहीं जाएगी नीचे। मतलब जो फोटिक जोन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो फोटिक जोन है, मतलब जहां पर लाइट जाती है, वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर फोटिक जोन डिक्रीज हो जाता है तो फाइटोप्लैंकटन भी डिक्रीज हो जाएंगे। जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी पेड़ होते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। और अगर वो कम होते हैं तो उससे फिर ऑक्सीजन भी कम बनेगा। भाई पेड़ ही कम होंगे तो ऑक्सीजन भी कम बनेगा ना। और पेड़ों के लिए जैसे हमारे
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वही ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बात करता हूं तो जो फाइटोप्लैंक्टन है दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन as well as they are the primary producer of the oxygen। ऑक्सीजन भी मुख्यतः यही प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली बात ट्रांसपेरेंसी, सो ट्रांसपेरेंसी से ऑक्सीजन का हो गया सीधा सीधा संबंध। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों तापमान से। दोस्तों टेम्परेचर जो है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, इसका इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जितना पानी अगर गर्म होता है, सपोज अगर टेम्परेचर होता है ज्यादा, तो उस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको मैं डीओ लिखता हूं, डीओ मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन, वो उतनी ही क्या होती है, कम। ठीक है, जितना पानी गर्म होगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उतनी ही क्या होगी, आपकी कम होगी। पहली बात याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर आपका क्या है, कम है, तो उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या मिलेगी आपको, ज्यादा। पहली बात तो ये। दूसरा आप ये समझो यार, जब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है विघटन। विघटन क्या होता है, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं, भाई कोई भी जीव हो गया, कोई भी एल्गी हो गया, मर जाते हैं, तो मरने के बाद वो क्या कहते हैं, क्या होता है, समुद्र के तलहटी में जाके बैठ जाते हैं। अब मर के ऐसा ही तो पड़ा नहीं, उसका डीकंपोजिशन होगा। कोई भी जीव मर जाता है ना, तो वो गलता है, सड़ता है, उसका डीकंपोजिशन होता है। और वो जो डीकंपोजिशन होता है, मैं उसी की यहां पर बात कर रहा हूं। तो जो डीकंपोजिशन होता है, तो उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो देखो, तापमान अगर ज्यादा होता है ना, तो डीकंपोजिशन बढ़ जाता है, विघटन बढ़ जाता है। और जब विघटन बढ़ जाता है, तो फिर जो विघटित करने वाले जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो डीकंपोजर होते हैं, जो गलाने और सड़ाने का काम करते हैं, जो बैक्टीरिया गलाते हैं, एल्गी को सड़ाते हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करेंगे भाई, अगर तापमान बढ़ा तो डीकंपोजिशन बढ़ेगा, डीकंपोजिशन बढ़ेगा तो बैक्टीरिया बढ़ेगा, और बैक्टीरिया अगर ज्यादा डीकंपोज करेगा तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा चाहिए होगी। तो अल्टीमेटली ये भी इनडायरेक्टली क्या करेगा, तो ये जितना ज्यादा डीकंपोजिशन होता है, याद रखना, जितना ज्यादा डीकंपोजिशन होता है, दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इस तरीके की चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो, है ना, पूछ सकता है। अगर डीकंपोजिशन एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी या ज्यादा, तो आपको बताना है। अब मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पहला ट्रांसपेरेंसी, है ना, पारदर्शिता। तो ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ लाइट। देखो, ऐसा पारदर्शिता से सीधा आपका ऑक्सीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन पारदर्शिता किसको अफेक्ट करती है आपका, कि लाइट कहां तक जाएगी। ठीक है, क्लास लंबी होने वाली है दोस्तों, एकदम थाम के बैठो अपने आप को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त है। जो बच्चे आज की क्लास मिस कर रहे हैं, मैं गारंटी देके कह रहा हूं आपको, उनको ये आज के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। और जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आए, यूपीएससी में कम से कम मैं गारंटी दे रहा हूं 2 सवाल यहां से आने ही आने इस टॉपिक से, उनके वो 2 क्वेश्चन गए। तो जो इस समय उठ के अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं ना, यकीन मैं आपको दिला देता हूं दोस्तों, आपका सपना बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या करता है, इट अफेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। भाई ट्रांसपेरेंसी से सीधा ऑक्सीजन पे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, पर ये क्या करता है, लाइट के पेनिट्रेशन को, पानी के अंदर लाइट के पेनिट्रेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। रोक देता है क्यों, कौन रोक देता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, दे आर सम सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जैसे क्ले के कण हो गए, सिल्ट हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया। भाई पानी के अंदर बहुत सारी कीचड़, मिट्टी, बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, जिससे पानी टर्बिड हो जाता है, धुंधला बन जाता है, और सूरज से आने वाली लाइट जो होती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। देखो, जहां तक लाइट जाएगी ना, बस वहीं तक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि जहां तक लाइट पहुंचेगी ना, वहीं तक आपका क्या हो पाएगा, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं हमारे, ठीक है, जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन दे आर लाइक ट्री, ये एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है। तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में सनलाइट का उपयोग करते हैं। किस किस का उपयोग करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट, और इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और उस फूड के दौरान बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज करते हैं, O2। तो अगर सोचो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ही नहीं होगी, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। पारदर्शिता कैसे प्रभावित करती है, पारदर्शिता प्रकाश की प्रवेश सीमा को प्रभावित करती है। समझ में आई बात, क्यों करती है, क्योंकि बहुत सारे निलंबित कण होते हैं मिट्टी के, जैसे गाद हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ये पानी को थोड़ा सा टर्बिड बना देते हैं, अशांत बना सकते हैं, पानी को धुंधला कर देते हैं।
अब इससे क्या होगा, जो एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रकाश संश्लेषण के प्रवेश को, प्रकाश का प्रवेश रुकता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो गतिविधि है ना, उसकी सीमा भी सीमित हो जाती है। और अगर सीमा सीमित हो जाएगी तो अल्टीमेटली इसका प्रभाव किस पे पड़ने वाला है दोस्तों, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, आपका रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। सो अगली मैं बात करता हूं दोस्तों डिकम्पोजिशन। अभी हमने बात किया ताप, उसके ऊपर किसके ऊपर बात किया, ये हमने बात किया पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और अभी मैं बात करने वाला हूं तापमान का। एक बात बताते हैं, देखो तापमान मैंने अभी भी बताया था, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज विघटन। मैंने आपको क्या बताया भाई, हम बात कर रहे हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की। ठीक है, अब आप समझ जाने चाहिए यार, मैं हिंदी में बार बार बोल रहा हूं। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब है आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर बहुत सारा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी होगा, यस और नो। ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होगा, यस और नो, यस सर, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होगा। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास यहां पर होगा, अब सबकी लाइफ होती है, जो पानी के अंदर जीव होंगे, पेड़ होंगे, एल्गी होगी, सबकी एक लाइफ है। आफ्टर देयर लाइफ दे विल बी डेड। ठीक है, डेथ तो निश्चित है ना, सबकी डेथ होनी है, उनकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु होने के बाद क्या होगा, अब वहां पर कोई अंतिम संस्कार करने वाला थोड़ी ना बैठा है कि दफना देंगे या उनको जला देंगे। बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, बॉडी को डिकम्पोज करेगा डिकम्पोजर। कौन करेगा, डिकम्पोजर। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर नथिंग बट दे आर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, उस बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो जब ये बॉडी को डिकम्पोज करते हैं ना, तो इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो तापमान बढ़ेगा, जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, आपका डिकम्पोजिशन। और जितना डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, सॉरी ये इसका ऊपर नहीं आएगा, ये एरो नीचे आएगा, उतना ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का उतना इस्तेमाल होगा, और जितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा उतनी ही एक्वाटिक सिस्टम में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, आपका रिड्यूस हो जाएगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे फटाफट से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात जो कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स पे मैं ध्यान बनाए हूं। नेहा, प्रवीण, सुनंदा, खुशबू, प्रीति शर्मा, महेंद्र जी, निशान सिंह, हाय, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार देखो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार लोग क्या कर दो, शेयर कर दो। रानू, आप सो जाइए, कोई बात नहीं, ये बच्चे सोने के लिए नहीं आए हैं, ये जगह हैं, और ये जग के अब क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। जिनको सोना है आप लोग सो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाकियों को एडवाइस मत करो, क्योंकि यहाँ वो आए हैं जिन्होंने अपने सपने के लिए कुछ करना है। बाकी जो सो रहे हैं वो सोते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विंटर किल अभी पढ़ाऊंगा, विंटर किल वी आर गोइंग टू डिस्कस आज के सेशन में। विंटर किल टेंशन मत लो। अब देखो मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो तापमान से क्या होगा, मैंने बताया टेम्परेचर अमाउंट जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, जो द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिटेन इन द वाटर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। कैसे, मैंने बताया ऑक्सीजन जो है वो गर्म पानी अगर होता है ना, तो उसमें लेस सॉल्युबल होती है, बहुत कम घुलती है उसके अंदर। वार्म वाटर आल्सो एनहांस द डिकम्पोजर एक्टिविटी। जितना पानी गर्म होगा उतनी ही डिकम्पोजर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसीलिए अगर हम तापमान बढ़ाते हैं वाटर बॉडी का, तो उससे रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन भी बढ़ जाएगा। भाई अगर मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूं, अगर आप भाई अब अगर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास अगर डिकम्पोजिशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो इससे पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। When dissolved oxygen falls below से 3 to 5 ppm, याद रखना नॉर्मल पानी फ्रेश वाटर के अंदर कितना कंसंट्रेशन होता है, 10 ppm, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेश वाटर में 10 ppm क्या होती है, पार्ट पर मिलियन ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन अगर ये अमाउंट ऑक्सीजन की, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 3 से 5 ppm से नीचे गिरने लगे तो समझना खतरा आ गया है ना। तो उसके अंदर बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो मर जाएंगे। अगर 3 से किसके बीच में होता है, 5 ppm के बीच में होता है, तो बहुत सारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो क्या हो जाएंगे, दे विल बी डेड। वाटर टेम्परेचर इज लेस सब्जेक्टेड टू द चेंज बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट। अब एक बात बताओ, पानी जो है ना, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्माधारिता बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने बताया हुआ आपको विशिष्ट उष्माधारिता, ज्योग्राफी में नाक मत कटवा देना। विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे जितनी पानी की, मुझे उष्मा की जरूरत होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए ज्यादा मात्रा में मुझे उसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है ना, इसीलिए जो समुद्र के जो एक्वाटिक एनिमल है ना, दे आर लेस प्रोन टू द, दे आर लेस एडेप्टेबल टू द टेम्परेचर चेंज।
भाई जो जो आपके ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर रहते हैं वो आदत होती है। अब देखो एक टाइम पे गर्मी सर्दी होती है, हम अडेप्टेबल है भाई। सर्दी में तापमान लगभग 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था इस बार, है ना, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे। अब गर्मी आएगी, गर्मी में तापमान फिर से 40, 42, 42, 45, 46, 47 इतने तक जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अडेप्ट करेंगे, उसके अनुसार ढाल लेंगे। लेकिन जो समुद्री जीव होते हैं ना दोस्तों, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए अगर समुद्र में तापमान अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ाते हो, समुद्र में नहीं, किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अगर तापमान अगर आप थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हो, तो बिकॉज दोज वाटर ऑर्गेनिज्म, दोज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आर नॉट सब्जेक्टेड टू दीज चेंजेस, उनको आदत नहीं है इन चेंजेस की, तो इसीलिए क्या होगा, वो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। सिंपल मैं बात क्या कह रहा हूं, जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं ना, उनको तापमान अधिक कम होने की आदत नहीं है, क्योंकि पानी का तापमान ना तो जल्दी से बढ़ता है और ना ही जल्दी से घटता है। इसीलिए अगर तापमान बढ़ता है पानी का, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो एनिमल्स रहते हैं वो ज्यादा टॉलरेंस लिमिट नहीं होती उनकी, एंड दे विल डाई, है ना, तो वो मर जाते हैं। तो इससे इकोलॉजी को क्या होगा, खतरा होगा। तो तापमान, पानी में बराबर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो तापमान के द्वारा प्रभावित होती है। पानी जो है, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है, ठीक है, ये बात। गर्म पानी में जो डीकंपोजर होते हैं, जो गलाने सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी जल निकाय का तापमान बढ़ने से उसमें डीकंपोजिशन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन उसकी धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त, ठीक है। अब ये कह रहा है जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जितनी उसमें घुली हुई ऑक्सीजन है, उसका स्तर अगर 3 से 5 ppm से कम हो जाए, तो समझ लेना जलीय जीव जो है वो मरने लग जाएंगे आपके। समझ में आई बात। और हवा की तुलना में जो आपका पानी है, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, उच्च होती है पानी, इसलिए लेट से गर्म होता है, लेट से ठंडा होता है। इसलिए जल में जो जीव रहते हैं ना, वो तापमान के बदलाव के लिए इतने सहिष्णु नहीं होते। सहिष्णु मतलब टॉलरेंट नहीं होते, सहिष्णुता उनके अंदर इतनी नहीं होती, सहन करने की क्षमता इतनी नहीं होती। तो थोड़ा सा भी अगर उनके जल के तापमान में अगर आप बदलाव करते हो, तो जलीय जीव जंतुओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हो। अब ये रहा विंटर किल। कौन बच्चा पूछ रहा था अभी, मेरे से बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, विंटर किल क्या होता है। देख पा रहे हो विंटर किल क्या है। देखो इधर आपको दिखाई दे रही होगी स्नो, दिख रही है, दिस इज स्नो, और ये क्या है आपकी, ये मछली मरी हुई है, ठीक है। दीज आर द फिश जो डाई हो चुकी है, मर चुकी है। होता क्या है ना, अब नाम है विंटर, विंटर मतलब सर्दियों में, किल मतलब कुछ मरा है, सर्दियों में मर जाते हैं। कैसे मरते हैं मैं बता देता हूं आपको। देखो होता क्या है ना, सर्दियों में बहुत, जहां पर तापमान बहुत कम होता है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जो होते हैं, जो उच्च अक्षांश वाले जो इलाके होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, उच्च अक्षांश वाले इलाकों के अंदर तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से वहां पर ऊपर ये देखो बर्फ जमी हो जाती है, पानी के ऊपर क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है। बर्फ जम जाएगी तो एक बात बताओ, जो नीचे का पानी जो है उसका हवा के साथ इंटरेक्शन हो पाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन सप्लाई कट होगी, पहली बात। तो दूसरा, स्नो, बर्फ जब जम जाती है तो लाइट नहीं जा पाती नीचे, लाइट पेनिट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। पानी के अंदर जब लाइट नहीं जाएगी तो क्या जो एल्गी है, जो ग्रीन एल्गी है, वो अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर पाएगा क्या, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो दोनों बात, जो इनपुट ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनपुट क्या क्या था मेरे पास, 2 इनपुट थे। पहला तो बताया था मैंने आपको, याद रखो क्या, एयर वाटर इंटरफेस, भाई हवा और पानी का जो इंटरफेस है वहां से ऑक्सीजन एंटर करती है। और दूसरा कहां से एंटर करती है, थ्रू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वहां से करती है। अब यहां पर दोनों ही बंद हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब बर्फ जम जाती है तो हवा और पानी का इंटरेक्शन तो नहीं पाएगा, साथ ही साथ में जो अगर बर्फ जम गई तो नीचे लाइट भी नहीं जाएगी। लाइट अगर नहीं जाएगी तो जो नीचे ग्रीन एल्गी है हमारी, जो ग्रीन शैवाल, जो हरे शैवाल हैं, उनको सूरज की लाइट मिलेगी नहीं, तो वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएंगे, और अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो यहां से ऑक्सीजन का इनपुट बंद हो जाता है, लेकिन आउटपुट अभी भी जारी है ना। जो अंदर जीव जंतु रहते हैं वो श्वसन तो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि ऊपर बर्फ जम गई तो वो सांस नहीं लेंगे, वो तो सांस लेंगे, और उस सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो चुकी है दोस्तों। अब बहुत सारा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, जो हाई लैटिट्यूड है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो होते हैं, जहां पर बहुत लंबे टाइम तक ठंड पड़ती है, तो ये जो बर्फ है ना, ये कम से कम 3 से 4 महीने तक ये जमा रहता है, बर्फ से जमा रहेगा। 3 to 4 मंथ ये कंप्लीट क्या होता है, बर्फ से आपका क्या होता है, जमा रहता है, ठीक है। अब ये जब बर्फ से जमा रहेगा तो दोस्तों दिक्कत क्या होगी, इनको दिक्कत नहीं हो जाएगी भाई, जमा रहेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो कट हो गई, और जब ऑक्सीजन सप्लाई आपका दोस्तों नीचे कट हो जाती है तो अब होगा क्या, आप लोग जानते हो होगा क्या, ये धीरे धीरे जो मछलियां हैं ये क्या करने लगेंगी, दे विल स्टार्ट डाइंग, ये क्या होने लग जाएंगी, आपका मरने लग जाएगी। और जब ये बर्फ हटेगी, जैसे ही बर्फ पिघलेगी, तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो आप क्या देखोगे दोस्तों, जितनी भी जो नीचे की मछलियां हैं, दे आर टोटली डेड, वो मर चुकी हैं। और इसी चीज को हम बोलते हैं विंटर किल। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग,
ओके गाइस, रुकिए एक सेकंड, रुकिए, कुछ प्रॉब्लम है तो करेक्ट करता हूं। आई विल ट्राई टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। 1 मिनट रुक जाइए यार, अभी इसको मैं बफरिंग को चेक कर देता हूं, बफरिंग को दोबारा स्टार्ट कर ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी आई होप चीजें सही होगी होंगी यार, आई होप सही आ रहा होगा सभी को। अभी दिख रहा है, अभी तो नहीं हो रही होगी ना बफरिंग? अभी हो रहा है ओके ना? यार पता नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये इंटरनेट की वजह से, आई डोंट नो किसकी वजह से इशू है। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, कल आपको एकदम बेहतरीन एक्सपीरियंस दिया जाएगा, है ना? कल मैं बात करता हूँ एक बार टीम से, और जैसा भी जो होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कल जो है कोशिश करेंगे ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये क्या हो जाए, हमारी रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है? ओके। हाँ, जैसे इंद्रजीत, जैसे ही मछलियां जो, अगर सीधी सी बात है, इसी को तो हम विंटर किल बोल रहे हैं। आपका विंटर किल का मतलब ही क्या है भाई? विंटर के अंदर मछलियां मर जाती हैं, और मरती कैसे आपको रीजन समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक आ गया ना? कितने बच्चों को ये अभी तक समझ में नहीं आया? सो विंटर किल इज नथिंग। विंटर किल के अंदर हुआ क्या है? विंटर किल के अंदर दोस्तों कुछ नहीं हुआ। जब सर्दियां होती है ना, सर्दियों के अंदर क्या होता है, बर्फ जम जाती है, और बर्फ जमने की वजह से सूरज की लाइट और जो आपका एयर वाटर इंटरफेस से जो ऑक्सीजन अंदर जाती थी वो भी बंद हो जाती है, सन की लाइट भी बंद हो जाती है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी आपका? प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो ऑक्सीजन का इनपुट बंद हो जाता है और आउटपुट जो है वो चलता रहता है, क्योंकि रेस्पिरेशनल एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। दिस इज द प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम की वजह से जो अंदर मछलियां होंगी दे विल डाई, सारी की सारी मछलियां जो है वो क्या कर जाएंगी, आपका मर जाएंगी। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी? कोई दिक्कत? यार 1 सेकंड रुकना है, मुझे लग रहा है बफरिंग वाली प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो मैं इसको चेक करा देता हूं, मैं बोल देता हूं ताकि इस बफरिंग वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो ये आपका आपका पूरा का पूरा मुद्दा यही है जो हमने डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ में ना। तो एक बार में इसको देख लेते हैं। तो हो क्या रहा है हमारे पास? आइस लेयर जो है वो टॉप एयर की, ये यही है सारी चीजें, ठीक है? इस कंडीशन को हम बोलते हैं विंटर किल, है ना? हिंदी में देखो, जल निकाय के शीर्ष पर जो है ना बर्फ जो है, उसकी एक परत जो है प्रभावी रूप से प्रकाश को काट देती है, प्रकाश जाता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है। लेकिन ऐसे जो जल निकाय है ना, इसमें श्वसन तो चलता रहता है भाई, ठीक है? नीचे पानी के अंदर लाइट से नहीं जा रही और वहां ऑक्सीजन नहीं बन रहा, लेकिन श्वसन तो हो रहा है, सांस तो अभी भी ले रहे हैं ना वो लोग, तो सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन अभी भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, यदि जल निकाय उथला है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, अगर पानी कम गहरा है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और मछलियां मर जाएंगी। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विंटर किल। जब मछलियां मरी हुई निकलती है ना विंटर के बाद में, उसको हम क्या बोलते हैं, विंटर किल। यार अगर हो रही है बफरिंग तो आई एम वेरी सॉरी यार, ठीक है? वॉइस डन ओनली, आप रुक जाते हो, आवाज तो आ रही है ना, मेरे को रुक जाने दो यार, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, मैं रुक जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें ओके होनी चाहिए यार। यार ऐसा मत करो यार, बिना उसमें अगर आवाज आ रही है ना तो फिर चलने दो उसको, है ना? देखो आप लोग भी जगे हुए हो, मैं भी इतनी रात जग के क्लास ले रहा हूँ, आपको पता है सुबह सुबह मेरी 5 बजे फिर से क्लास है। नॉर्मल है, अभी मेरे को सोने में 3 से 4 बजेंगे, उसके बाद सुबह में फिर से उठ के क्लास करूंगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो प्लीज यार थोड़ा सा कॉपरेट करो यार, है ना? कल मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम अगर होगी भी तो कल हम उसको रिजॉल्व करा देंगे। अब अभी हमने क्या पढ़ा, डिजोल्व ऑक्सीजन, याद है ना अभी आपको? अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? अभी जस्ट एक टॉपिक हमने पीछे देखा था, इसको नाम दिया था हमने डिजोल्व ऑक्सीजन। लेकिन अभी जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है, इसका नाम मैं कुछ और ले रहा हूं, क्योंकि ये 3 चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ ली जाती है एग्जामिनर के द्वारा बहुत बार। क्या क्या है देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैं इसकी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? इसको बोलते हैं बीओडी। अभी तक जो हमने बात किया था वो सिर्फ किसका किया था? डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ की। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? बीओडी की। तो बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? देखो यार,
एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर दो प्रकार के पॉल्यूशन होंगे। पहला पॉल्यूशन कौन सा होगा, विच इज बायोडिग्रेडेबल, जिसको आप बायोडिग्रेडेबल कर सकते हो, और दूसरा क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। होगा या नहीं होगा? तो बायोडिग्रेडेबल को गलाने के लिए, बायोडिग्रेडेबल जो होता है जो इजीली क्या हो जाता है, गल जाता है बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, जिसको आराम से गलाया और सड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो पानी के अंदर जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको बैक्टीरिया क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है ना, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इनटू द वाटर। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो इजीली आपका डिग्रेड हो जाए, विच इज इजीली बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे पास, जो भी जैविक पदार्थ पानी के अंदर प्रेजेंट है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये भी तो सांस लेते हैं, और ये भी सांस लेने में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी क्या चाहिए होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो बीओडी क्या है, बीओडी क्या होता है कि वाटर के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें जितनी मात्रा में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बोलते हैं उसको। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ द ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द मिलीग्राम ऑफ द ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ द वाटर। एक लीटर वाटर के अंदर कितने मिलीग्राम ऑक्सीजन हमें जरूरत पड़ती है उस बैक्टीरिया के द्वारा उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बीओडी, है ना। द मोर ऑक्सीजन मैटर, द मोर ऑर्गेनिक मैटर, आप देखो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, उसको गलाने और सड़ाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत। देखो समझ में नहीं आया आपको बात, मैं क्या कह रहा हूं, पानी के अंदर पॉल्यूटेंट तो होते हैं ना, पानी के अंदर प्रदूषक तो होते हैं ना, अपशिष्ट पदार्थ तो होते ही है ना। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक है, जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, जो पेड़ पौधों से बने होते हैं, ऐसे जैविक पदार्थों को गला दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, किसके द्वारा, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया होते हैं कुछ बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया गला सड़ा तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैक्टीरिया को गलाने और सड़ाने के लिए भी उनको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की लिए। अगर वो बिना ऑक्सीजन के गलाएंगे सड़ाएंगे तो उसको बोलते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन। और जब भी एनारोबिक डिग्रेडेशन, एनारोबिक मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के, और जब भी बिना ऑक्सीजन के डिग्रेडेशन, विघटन होता है ना, तो उससे बहुत सारी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है, और वो हार्मफुल गैसें बहुत जहरीली होती है, तो उससे वैसे ही पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप जो बैक्टीरिया जो विघटन करते हैं जैविक पदार्थों का, उसके लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, घुली हुई ऑक्सीजन की जरूरत होती है पानी के अंदर। उसको हम 1 लीटर में पर मिलीग्राम के हिसाब से डिनोट करते हैं। जितना ज्यादा जैविक पदार्थ पॉल्यूटेंट के रूप में ज्यादा होगा, उतनी ही हमें बीओडी की अमाउंट में ज्यादा पड़ेगी। अगर जैविक पदार्थ ज्यादा उपस्थित है तो उसको गलाने के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पड़ेगी, मतलब बीओडी उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा। तो एक मेरे पास 2 वाटर बॉडी है, एक झील है और एक तालाब है। मान के चलते हैं झील के अंदर में जैविक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है और तालाब के अंदर में जैविक पदार्थ। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, दिस इज अ लेक, और ये मेरे पास एक छोटा सा पोंड है। अब मैं मान क्या कर रहा हूं कि जो लेक है ना, इसके अंदर ऑर्गेनिक पदार्थ ज्यादा है, हाई ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ज्यादा, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, वो क्या है, कम। तो किसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, लेक की या पोंड की, बताओ। तो लेक की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर जैविक पदार्थ ज्यादा है। तो जिसके अंदर जैविक पदार्थ ज्यादा है उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, उस बैक्टीरिया के द्वारा उस जो पॉल्यूटेंट है उसका विघटन करने के लिए, ठीक है। यही कारण है दोस्तों, देखो जितना भी इंडस्ट्रीज जो होती है ना आपकी, जो सीवर का वाटर होता है जो घरों से जाता है, उसके अंदर जैविक पदार्थ ज्यादा होते हैं। अब उसको वैसे तो समुद्र में ही, देखो अल्टीमेट जो सिंक है ना, जितना भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं, जो खराब पानी हो, कूड़ा कचरा हो, वो जाता समुद्र में, किसी ना किसी तरीके से वो समुद्र में अपना रास्ता ढूंढ लेता है, समुद्र में ही जाके खत्म होता है वो। लेकिन सरकार क्या कहती है कि उसको समुद्र में या नदियों में छोड़ दो, लेकिन उससे पहले उसको क्या करो, ट्रीट करो, ट्रीटमेंट करो उसका। वो ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है पता है, ताकि उसमें से जैविक पदार्थों को हटा दिया जाए, और जैविक पदार्थ अगर हटा दिया जाएगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो बीओडी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बीओडी अगर कम हो जाएगी तो वाटर क्वालिटी क्या होगी, अच्छी। उससे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको खतरा नहीं होगा। कहने का मतलब जो गंगा नदी के अंदर या यमुना के अंदर जो सीवर का पानी हम छोड़ देते हैं बिना ट्रीट किया हुआ,
अगर आप उसको ट्रीट कर देते हो तो उसमें से जितने भी जैविक पदार्थ है वो हट जाएंगे। जब जैविक पदार्थ कम हो जाएंगे, जैविक पॉल्यूटेंट कम हो जाएगा, तो उसको गलाने सड़ाने, उसको विघटित करने के लिए कम बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ेगी, उस बैक्टीरिया को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन अगर वो कम जरूरत पड़ेगी तो वो उस वाटर बॉडी की कम ऑक्सीजन को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा बचेगी, और अगर पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो पानी के अंदर में जीवन भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पानी के अंदर जीवन भी क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। इससे आसान शब्दों में मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। हायर वैल्यू ऑफ द बीओडी इंडिकेट्स द लो। अगर देखो याद रखना, अगर बीओडी ज्यादा है, बीओडी का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू डीकंपोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इनटू दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो अगर बीओडी ज्यादा है तो याद रखना, किसी बॉडी में अगर बीओडी ज्यादा है ना, वाटर बॉडी में, तो उसका डीओ क्या होगा, कम। मतलब अगर बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहा हूं मैं। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर प्रायर टू इट्स डिस्चार्ज इनटू द वाटर रिसोर्स इज टू द लोअर इट्स बीओडी। मैंने बता दिया आपका, जो हम वेस्ट वाटर होता है ना, जो गंदा पानी होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं समुद्र में या नदी में बहाने से पहले। उसका कारण क्या होता है दोस्तों, उसका कारण यही होता है कि हम उसकी बीओडी कम करना चाहते हैं। बीओडी कम करना चाहते हैं, बीओडी अगर कम हो जाएगा तो उसका डीओ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा डीओ होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा उसमें, जितनी ज्यादा उसमें ऑक्सीजन घुली होगी, उतना ही ऑर्गेनिज्म, उतना ही एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए वो चीज क्या होगी, अच्छी या बुरी, फटाफट बताओ, अच्छी होगी या बुरी होगी। खुशबू, टेल मी, रूबी जल्दी बताइए, सुजीत, कुलदीप, ऋतिक, साहिल राज, क्या कमेंट चल रहे हैं चैट, क्या बातें हो रही हैं, मैं देखूं, पढ़ूं, दिखा, पर मैं डिसअपॉइंट ही होने वाला हूं। हाँ बाबू, इस बार पक्का पकड़े गए। आशुतोष, बड़ा बफरिंग बफरिंग बोलते हो इस बार, लताड़ो सब इसको। कोई बात नहीं साहिल, गुस्सा मत करो यार, हो जाता है, हो सकता है बफरिंग हो रही हो, है ना, बच्चे ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हो सकता है बफरिंग हो रही हो, है ना। आपका डेटा कई बार जगह क्या ना, आप लोगों का डेटा यहाँ मेरी तरफ से ओके चल रहा है ना। मैंने नेट की स्पीड भी चेक की है, देखो आपको नेट की स्पीड चेक कराऊं मैं। अगर बफरिंग होती ना तो नेट की स्पीड जो होती ना वो इतनी नहीं आती। चलो मैं आपको नेट की एक बार स्पीड चेक करा देता हूं, नेट की स्पीड क्या है देख लो जल्दी से। चलिए स्पीड टेस्ट कर लेते हैं हम। देख रहे हो आप, लगभग लगभग 250 MBPS की स्पीड इस पे है, ठीक है। तो नेट का मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं आपका अच्छी स्पीड है। तो नेट की डाउनलोडिंग स्पीड देखोगे आप तो 177 के आसपास है ना, और अपलोडिंग तो डाउन स्पीड तो अच्छी है, तो इधर से स्पीड का कोई भी इशू नहीं है ना। तो जो ये बोल रहे हैं स्पीड 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 स्पीड, तो वो बकवास कर रहे हैं। तो आप जो स्पीड वाली बात बोल रहे हो ना वो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि स्पीड जो है वो अच्छी आ रही है यहाँ से, तो स्पीड का तो कोई इशू है ही नहीं आपका। अब आपकी जो बात है ना वो गलत है, तो इसीलिए आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने आपको दिखा भी दिया है, जो अगर स्पीड वाला इशू है, बफरिंग का इशू है, तो वो आपकी तरफ से हो रहा है, ठीक है। चलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको हो गया कंप्लीट, हमने कर लिया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी हमने पूरा कर लिया है। बीओडी क्या होता है ना, बीओडी जो है वो पानी में मौजूद कार्बनिक जो कचरे हैं उसको विघटित करने में जितना बैक्टीरिया के द्वारा घुलित ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को बीओडी बोलते हैं। इसे प्रति लीटर पानी में ऑक्सीजन के मिलीग्राम में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अधिक कार्बनिक पदार्थ जैसे मल और पानी में जो प्रदूषित निकायों में जो बीओडी जो होगा वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा। जितने हमारे पास कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे उतना ही बीओडी जो है वो क्या होगा आपका दोस्तों, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। हिरांजन विश्वास, आपका नाम मैं 10 बार ले देता हूं, सभी को बोल देता हूं, भैया एक बार बोलो हिरांजन विश्वास। मिस कोहिनूर आप भी बोलेंगे एक बार, हिरांजन विश्वास। हाँ कहां से नाम ले बताओ सबका, यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अगर मैं फिर नाम ही लेने बैठ गया तो फिर हम नाम ही लेते रहेंगे, रात में अपन यही काम करेंगे बैठ के। यस ये बिल्कुल सही बोला है तौफीक आलम ने, देखो कितनी बढ़िया बात बोली यार। तौफीक आलम कह रहे हैं सर
बीओडी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। कितनी बढ़िया बात इन्होंने की है। तो एक तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, डीओ पढ़ा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसके बाद क्या पढ़ा बीओडी। डीओ का मतलब क्या होता है भाई, पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसको हम किस में डिनोट करते हैं, पीपीएम में। इसको बीओडी क्या होती है, बीओडी वो अमाउंट होती है जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसका विघटन करने के लिए जितनी मात्रा के अंदर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको बीओडी बोलते हैं। इसको हम किस में दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं ग्राम, ठीक है, कितना किलोग्राम, मिलीलीटर पर किलोग्राम, मिलीलीटर पर किलोग्राम केजी, इसमें डिनोट करते हैं। अब एक नई टर्म आ गई दोस्तों, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब याद रखो ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सिर्फ इस किसके लिए होती है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक मैटर के लिए होती है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल होता है ऑर्गेनिक मैटर। अगर उसमें नॉन इनऑर्गेनिक मैटर है या उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो क्या करोगे, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो डिग्रेड नहीं होगा। इसीलिए हम जो ये टर्म है ना बीओडी, ये भी हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की क्वालिटी को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, और ये भी वही टर्म है, एक्वाटिक इकोसिस्टम की क्वालिटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सीओडी जो है ये बेटर टर्म है। बीओडी और सीओडी क्या है, सेम तरीके की चीज है। बीओडी में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट हम यूज करते हैं, लेकिन सीओडी के अंदर हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को यूज करते हैं। तो इसको हिंदी में वैसे क्या बोला जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी इज द सेकंड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग हाउ मच ऑक्सीजन वुड बी डिप्लीटेड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ रिसीविंग वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ द बैक्टीरियल एक्शन। समझ में आया बात। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, सीओडी जो है, ये एक दूसरा मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पानी के अंदर जो आपका जितने भी पॉल्यूटेंट उपस्थित होते हैं इनमें दोनों आएंगे, इसमें बायोडिग्रेडेबल भी आएगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आएगा, दोनों आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक बेटर इंडिकेटर है। सीओडी स्लाइटली बेटर मोड यूज टू द मेजर पॉल्यूशन लोड इन द वाटर। ये अच्छा इस्तेमाल, ये अच्छा मेथड है, ये बीओडी से अच्छा मेथड है। इट इंक्लूड्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों के दोनों इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। यह अनुमान लगाने का दूसरा तरीका है कि बैक्टीरिया की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पानी में से कितना ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बैक्टीरिया अपनी कार्रवाई करता है ना विघटन करने के लिए, जो उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उसके अंदर कितना ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा उसका पता लगाने के लिए दूसरा मेथड है। पहला मेथड कौन सा था, बीओडी, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा मेथड कौन सा है, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहां पर बैक्टीरियल एक्शन के साथ साथ ऑक्सीडाइजेशन भी शामिल होता है, मतलब इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही प्रकार के जो आपके पॉल्यूटेंट है, दोनों ही प्रकार के वो क्या होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा ना कंपैरिजन करना चाहूंगा आपके साथ में। कंपैरिजन क्या करना चाहूंगा, देखो ये मैंने मान लिया बीओडी। अगर मैं बीओडी की बात कर रहा हूं तो बीओडी क्या है, दिस इज नॉन रिलायबल। इतना आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बीओडी में क्या है दोस्तों, दिस इज नॉट सो रिलायबल बिकॉज हियर ओनली बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर कंसिडर्ड, ठीक है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज अ बेटर इंडिकेटर। ये अच्छा इंडिकेटर है। व्हाई इट इज बेटर इंडिकेटर, बिकॉज इसमें बायोडिग्रेडेबल तो है ही है, साथ में नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। तो इसके अंदर दोनों उपस्थित होते हैं। बीओडी के अंदर सिर्फ एक होता है बायोडिग्रेडेबल, और सीओडी के अंदर क्या होता है, दोनों होते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि बायोडिग्रेडेबल और बीओडी और सीओडी क्या है, पहली बात तो आप क्या बताओगे, सर बीओडी और सीओडी दोनों ही ये पता लगाने का तरीका है कि जो पानी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके विघटन के अंदर कितनी ऑक्सीजन समाप्त होने वाली है। अब जब मैं बीओडी की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, देखो बी से बी, इसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल जो आपके पॉल्यूटेंट होते हैं उनका नाम लिया जाता है। जब सीओडी बात करेंगे तो सीओडी में दोनों होंगे, बी वाला भी होगा और नॉन बी वाला भी होगा, तो इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो देखो पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है, तराजू है, तराजू पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है, सीओडी की तरफ। तो सीओडी जो है इट्स अ बेटर इंडिकेटर। सीओडी क्या है, एक बेटर इंडिकेटर है। गॉट इट, सबको समझ में आ रहा है दोस्तों। यस, फोकस ऑन लेक्चर। रिंकू कुमार राघन, लेक्चर पर फोकस करो। लवप्रीत कौर, यार एक बार अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके दिखाएंगे कि सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आज परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। किसी को भी दिक्कत, हाँ मच्छर बहुत है यार, मच्छर मेरे को बहुत खा रहे हैं, मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को।
बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डॉक्टर ललित कुर्मी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बिकॉज ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का लेबल, ठीक है बिल्कुल सही है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया जल्दी से बता दो मुझे, अगर किसी को समझ में नहीं आया। गाइज एक बात यार, इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी आप जब सोओगे ना उससे पहले खुशबू, हिरांजन, सभी को मैं बोल रहा हूं, माही, ठीक है, फिरोज, उसके बाद में ओमी, प्रदीप, आकांक्षा, पूजा, पलक, शिखा, सपना, चाहत, शिवानी, नूर, लवप्रीत, सभी को मैं बोल रहा हूं, हिरांजन, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके इंस्टाग्राम पर और आपके फेसबुक पे भी शेयर करोगे इसको और व्हाट्सएप पे भी शेयर करोगे। उससे पहले सोओगे नहीं, सभी को बता रहा हूं मैं, आपको पढ़ाई की कसम है ना, मानता जो है आपको किसकी कसम है? पढ़ाई। सब लोग इसको क्या करके सोओगे? शेयर करके सोओगे, ठीक है, मैं मान लूं आप शेयर करोगे। चलो अब ये तो कुछ टर्म जो बायोलॉजी, जो हमें एक्वाटिक इकोलॉजी पढ़ने के लिए पढ़नी थी हमें, है ना, कुछ टर्म्स थी। क्योंकि अब मैं बात करूंगा, जैसे मैं लेक की बात करूंगा, अब मैं लेक इकोलॉजी की बात करूंगा, फिर उसके बाद में मैं एस्चुरीज की बात करूंगा, है ना, उसके बाद हम पोंड की बात करेंगे। तो अलग अलग अब हम वाटर बॉडीज की क्या करेंगे दोस्तों, बात करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, स्टार्ट करने वाले हम किसे? लेक इकोलॉजी से। तो सबसे पहले तो लेक की बात करेंगे, लेक होती क्या है ना। अब मैं जब ये लेक की बात करूंगा तो यहां पर मैं यूज करूंगा इन टर्म को, डीओ क्या होता है, बीओडी क्या होता है, यहां पर मैं टर्म करूंगा सीओडी क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना अपन डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज डीओ, व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज सीओडी, इन सारी चीजों का मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, आपका इस्तेमाल करने वाला हूं। अब ये चीजें क्या होंगी ये देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो लेक इकोलॉजी, अब ये समझ में आ गया ना आपको ये भी समझ में आ गया, आपको और भी समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि जो किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में दो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। एक तो होता है क्या दोस्तों, आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है उसका तापमान। दोनों चीज आपको पता चल गई किस प्रकार से एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसको लिमिट करते हैं। यहां तक क्लियर है ना गाइस? कुलदीप सिंह कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो अभी तक जो हमने सीखा ना, हमने डीओ सीखा, हमने बीओडी सीखा, हमने सीओडी सीखा, हमने सीखा कि किस प्रकार से एक्वाटिक इकोसिस्टम की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर कुछ लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और दूसरा क्या होता था, तापमान। बताया था मैंने आपको, फोटिक जोन, एफोटिक जोन, उसके बाद में हमने डीओ की बात की, बीओडी सीओडी की बात की। अब इनका सबका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं इनके अंदर, है ना, इसीलिए इसका इस्तेमाल। अब मैं पहले बात करूंगा लेक इकोलॉजी। लेक क्या होती है? लेक का मतलब क्या होता है? झील। सबसे पहले लेक की डेफिनेशन की बात करता हूं। वैसे लेक आप देख पा रहे हो, लेक क्या होता है? देखो ये बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर आपका क्या है, पानी एक जगह पे खड़ा हुआ है, शांत है, ये साफ भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, और ये ब्रैकिश भी हो सकता है। झील जो है वो खारे पानी की भी हो सकती है, और झील मीठे पानी की भी हो सकती है, और झील खारे पानी की भी हो सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेक बोलेंगे किसको? डेफिनेशन क्या है? देखो ये रिडेफिनेशन। सो लार्ज इनलैंड बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, कोई भी खड़े पानी का कोई इलाका है जिसमें पानी खड़ा हुआ है, जो बहुत बड़ा है, जिसका एरिया काफी बड़ा है, जो गहराइयों में है, आपका एरिया भी बड़ा है, जिसकी डेप्थ भी काफी ज्यादा है ना। भले ही उसका पानी कैसा हो, खारा हो, इकोलॉजी कैसी हो, उसमें कोई भी जीव रहते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़े एरिया में एक अच्छी डेप्थ तक पानी खड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? आपका लेक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आपका लेक बोलते हैं, झील। व्हाट इज लेक एजिंग? अब देखो, जैसे आदमी की एजिंग होती है ना, आदमी बुढ़ा होता है, ऐसे ही लेक की भी एजिंग होती है। लेक भी क्या होती है? आपकी बुढ़ी होती है। कैसे होती है पता है आपको? लेक बुढ़ी देख लेते हैं, लेक बुढ़ी कैसे होती है। लेक की बुढ़ी होने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले ना तो मैं आपको एक वो दिखाऊंगा पिक्चर, तो आप उसको देखो तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। तो हम एक पिक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। दिस इज लाइक लेक एजिंग। पहले जब झील थी ना, ये नई थी तो फ्रेश ऐसी थी। अब लेक के अंदर क्या होगा? लेक के अंदर एक तो बाहर से पानी आएगा, भाई जब बारिश होगी तो एग्रीकल्चर जो बारिश के अंदर जो पानी बहा है तो वो पानी अपने साथ कुछ कुछ बहा के लाएगा, सेडिमेंट। तो पहले ये झील जो थी ना काफी गहरी थी। इसके बाद जब पानी आया है, बारिश के द्वारा जो बह के पानी आया है, उसमें मिट्टी कचरा बहुत कुछ होगा, है ना। फिर लेक के अपना अंदर का भी कचरा होगा, वो सारा का सारा धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट होगा। जैसे जैसे डिपॉजिट होता जाएगा धीरे धीरे धीरे, अभी तक लेक गहरी थी लेकिन देखो डिपॉजिट होता गया होता गया होता गया होता गया, और एक दिन ये डिपोजिशन होके या ऊपर तक आ गया, सेडिमेंटेशन यहां तक आ गया।
है ना। तो यहां पर लेक क्या थी, जवान थी, यहां पर लेक क्या हो गई है, बुढ़ी हो गई है। बात समझ में आ रही है। यहां पर लेक जवान थी, यहां पर लेक बुढ़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, सेडिमेंटेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल eutrophication. This eutrophication is a very important word which is used in the lake ecology. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यहां से सवाल आ सकता है आपका। तो अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि बताओ बच्चों लेक एजिंग क्या होती है, लेक की एजिंग क्या होती है, तो क्या बताओगे आप? अब बताओगे सर लेक एजिंग जो है ना, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें by which a lake fills in over geological time with erosional material carried in by the tributary stream with the material deposited directly from the atmosphere and with the material produced within the lake itself. अब क्या बोलोगे कि सर लेक एजिंग क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो लेक है, जो झील है वो हमारी, वो आपका क्या होती है, उसके अंदर कुछ कुछ मटेरियल आते हैं, इरोजनल कटा के जो बहा के वो मटेरियल आते हैं उसके अंदर, वो धीरे धीरे उसके अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं और लेक जो है वो उथली होती जाती है, धीरे धीरे वो भरने लगती है, सेडिमेंटेशन की वजह से वो भरने लगती है। फ्रॉम द टाइम अ लेक इज क्रिएटेड थ्रू द ग्लेशियल एक्शन द एजिंग ऑफ फिल्फिलिंग प्रोसेस बिगिंस। जब एक लेक बनती है ना, जब एक लेक तैयार होती है, उसके बाद में, तैयार होने के बाद में, भाई बच्चे का जन्म हो गया, अब तो वो बुढ़ा ही होगा, धीरे धीरे उसकी एज क्या होगी, अब बढ़ेगी। तो इसी प्रकार जब एक लेक बन जाती ना, तो धीरे धीरे उसकी लेक की एजिंग जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। दिस नेचुरल सक्सेशन, देखो पहले सक्सेशन का मतलब क्या है, सक्सेशन का मतलब है पहले लेक थी तो फिर क्या बनेगा, देखो पहले एक लेक होगी, लेक के बाद में वो क्या बन जाएगा, तालाब, तालाब के बाद क्या बन जाएगा, ठीक है, वो मार्श, एक छोटा कचरा, मतलब कचड़ा टाइप का बन जाएगा, और मार्श से फिर वो मीडो बन जाएगा, और मीडो से फिर वो सूख के ड्राई लैंड हो जाएगा। ये उसके नेचुरल सक्सेशन है। एग्जाम्पल ऑफ ईच, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास देखने को मिलेंगे जो आज सूखे इलाके हैं लेकिन किसी टाइम पे वहां पे कोई लेक हुआ करती, झील हुआ करती। ठीक है, आज ऐसे बहुत सारे इलाके आपको देखने को मिलेंगे। सो व्हाट इज लेक एजिंग, हिंदी में देख लो, झील की उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक झील भूगर्भीय समय पर भर जाती है, मतलब उसमें धीरे धीरे डिपोजिशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, जिसमें सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित होने वाला कटावपूर्ण सामग्री, जो नदी है या जो अगर बारिश, देखो या तो झील में नदी का पानी आता होगा, अगर नदी का नहीं आता तो क्या होता होगा, बारिश का पानी आता होगा, है ना, पहाड़ों से। जब बारिश का पानी आता होगा तो वो पानी अपने साथ बहाकर क्या लेके आता होगा, कुछ कटावपूर्ण सामग्री लेके आता है ना, वो कटावपूर्ण सामग्री इसके अंदर जमा होती है, वो सेडिमेंटेशन का लोड इसके अंदर सेटल होता है, और उस सेडिमेंटेशन की वजह से जो लेक है ये भरने लगती है। बस उसी को हम, उस सेडिमेंटेशन का, उस सामग्री के जमाव के कारण ही जो लेक है वो भरने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, लेक की एजिंग हो रही है, लेक की उम्र बढ़ रही है ना। जब से हिमनदों की कार्रवाई के द्वारा एक झील का निर्माण होता है ना, उसके बाद उसकी उम्र जो है वो बढ़ने लग जाती है, मतलब जन्म के बाद में धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, अब घटेगी थोड़ी ना। वाई यूट्रोफिकेशन इज हैपन सर एंड हाउ इट इंपैक्ट द एक्वाटिक लाइफ। अमन एक बार में मुझे दिख गया भारद्वाज साहब, अभी आगे है, थोड़ा सा इंतजार तो करो, लेक एजिंग बताने तो दो मुझे। प्राकृतिक उत्तराधार झील जो है, मतलब किस प्रकार से झील एक तालाब में बदलेगी, तालाब से दलदल बनेगी, दलदल से घास के मैदान बनेंगे, और घास के मैदान से फिर क्या बन जाएगी, सूखी भूमि। ये नेचुरल बात है ना, ये होगा, ये होना निश्चित है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये है नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ये नेचुरल एजिंग है, इसको हम यूट्रोफिकेशन नहीं बोलेंगे, वास्तव में एजिंग है। मतलब लेक बाहर के डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे अपने आप भर जाती है, ये सब भर जाता है, ये ऐसी बन जाती है सेडिमेंटेशन के बाद में। ठीक है, और इसमें सेंचुरीज लगती हैं, ऐसा नहीं है 1-2 साल में हो जाएगी, सेंचुरीज मतलब बहुत हजारों साल लगते हैं इस प्रक्रिया में होने में। ठीक है, अब एक टर्म समझते हैं पहले, एल्गल ब्लूम। आपने देखा होगा ना, बहुत सारा पानी ऐसा देखा होगा, ये पानी है, कीचड़ बहुत ज्यादा भरा खड़ा हुआ एक जगह के ऊपर, आपने देखा होगा अपने आसपास, और इसका रंग ऐसे हरा हरा हो जाता है। आपने बहुत सारा पानी ऐसा देखा होगा जो आपके आसपास भरा हुआ होगा और उसका कलर चेंज हो जाता है हरा। अभी जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन जो है ना, ये एल्गी है। ये क्या है दोस्तों आपकी, दिस इज एल्गी, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी, सेवाल है ये, सेवाल। ठीक है, और ये ग्रीन एल्गी, इसके कलर जो है ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, और ये येलो भी हो सकता है। इसका कलर हरा, लाल और पीला तीनों हो सकता है। अब वास्तव में इसमें होते क्या है, तो इस एल्गल ब्लूम का मतलब है एल्गी जो है वो बढ़ जाती है। अब एल्गी बढ़ती कैसे है मैं बता देता हूं। कोई पानी ऐसे भरा हुआ खड़ा रहता है, इसके अंदर क्या होता है, जो रन ऑफ होता है, मतलब जो पानी बह के आता है, वो पानी आता है इसके अंदर, उस पानी के अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। देखो, किसी भी वेजिटेशन के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो होता है नाइट्रोजन और दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका, फॉस्फोरस।
अब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन इस फास्फोरस का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते भाई? हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, खाद। उस खाद के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा होता है कि नहीं होता? अब ये आपने खेत में डाला, नाइट्रोजन डाला आपने खेत में, फास्फोरस डाला, लेकिन आपके खेत से बारिश आएगी, बारिश में वो पानी बह के किसी झील वाले इलाके में आके रुकता है। मान लो इस इलाके में आके रुक गया, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे रुक गया, तो मतलब उस इलाके से जो पानी बह के आया, तो उस पानी में यहां में आने से इस पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। अब जो यहां पर एल्गी उपस्थित थी, जो यहां पर शैवाल उपस्थित थे, उनको तो मजा आ गया, क्योंकि उनको बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, मतलब उनको खाद मिल गया। तो वो क्या करेंगे, उनकी संख्या रैपिडली देखो बढ़ने लग जाएगी। ये ग्रीन एल्गी की संख्या देखो बढ़ने लगी, है ना, और पूरा पानी इन्होंने एकदम क्या कर दिया, हरा भरा कर दिया। क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ गई। अब जब ये हरा भरा हो जाएगा एल्गल ब्लूम, तो इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट, ये क्या है, ये एल्गी कुछ नहीं है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो आप कहोगे सर प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, अब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ ज्यादा होगी, लेकिन एक बात बताओ, इसके ये तो ऊपर ऊपर है ना, अब नीचे जो होगा, इन्होंने क्या किया, अब ये पूरा ग्रीन ग्रीन पेड़ टाइप की एल्गी है, इन्होंने पूरा कवर कर लिया। अब पानी के अंदर जो लाइट है वो क्या होती है, ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाती। अब लाइट अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाती तो क्या होगा भाई, लाइट का पेनिट्रेशन रुक जाता है, तो नीचे जो एल्गी होती है वो मरने लग जाती है, दे विल स्टार्ट डाइंग। अब अगर वो मरने लगेंगी तो फिर उसके वो आपकी यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है। यहां पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एल्गल ब्लूम। ब्लूम का मतलब है किसी चीज में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना, ये जो एल्गी है इनकी संख्या बढ़ जाना। तो एल्गी की संख्या क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमें बाहर से इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं, कौन से, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये कहां से आते हैं दोस्तों, ये हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ, बारिश में हमने खेत में डाला, बारिश हुई, बारिश से पानी बह के आया, उस पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस उपस्थित होता है, वो आके झील में इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ही इस झील में इकट्ठा हो जाएगा, मतलब इस पानी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा, तो यहां पर जो एल्गी है इनकी संख्या रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी, और इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है दोस्तों, एल्गी की संख्या में एकदम बढ़ोतरी होना ही एल्गल ब्लूम है। सो एल्गल ब्लूम और एल्गी ब्लूम जो है ना, इज रैपिड इंक्रीज ऑफ एक्यूमुलेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी, कि किस प्रकार से जो एल्गी है ना उनकी संख्या के अंदर एकदम रैपिड बढ़ोतरी होती है, उसी को बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, ये मैराइन वाटर में भी हो सकता है, समुद्री पानी में भी हो सकता है, और ये ताजा पानी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहचानना कैसे जाता है, पहचान में तब आएगा जब पानी का कलर हरा हो जाएगा, जब पानी ग्रीन ग्रीन दिखेगा ना आपको, जब पानी का रंग बदलेगा, तो आपको पता चलेगा कि पानी के अंदर पिगमेंटेशन होने लग गया, इसका मतलब जो है वो एल्गल ब्लूम हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, एल्गल ब्लूम। समझ में आई बात? सो दिस टर्म है ना, तो एल्गी, द टर्म एल्गी जो है, इट कंपासेस मेनी टाइप्स। ये जो हरी हरी चीज दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं एल्गी। सवाल, इस सवाल में बहुत सारी चीज आती है, क्या क्या आती है, दिस टर्म एल्गी इनकम्पासेस मेनी टाइप ऑफ एक्वाटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले ये आपके ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी से देखने पड़ेंगे आपको। ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, सिंगल सेल वाले भी होते हैं, सीवीड भी होती है, यूनिसेलुलर एक सेल वाले भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एक ही सेल उपस्थित होता है। तो इन एल्गी में बहुत सारी चीजें आपकी होती है, बट ये ग्रीन एल्गीज होती हैं आपका। एल्गल ब्लूम आर अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक। अब ये एल्गल ब्लूम होता क्यों है, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ न्यूट्रिएंट है हमारे, कुछ हमारे पास न्यूट्रिएंट है जो इसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऐड कर दिया जाता है इसमें, इसके अंदर फास्फोरस ऐड कर दिया जाता है ना। और ये कहां से आते हैं, ये फर्टिलाइजर रन ऑफ के द्वारा आते हैं। फर्टिलाइजर कहां से होता है, खेतों से फर्टिलाइजर हमारे पास आता है, उसकी वजह से फर्टिलाइजर खेतों में से आया, खेतों में से वो नाइट्रोजन और फास्फोरस किस में ऐड हो गया दोस्तों, वो ऐड हो गया यहाँ पर, और उसके जैसे ही वो ऐड होता है यहाँ पर, तो इन एरिया के अंदर क्या होगा, एल्गी जो है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही एल्गी में बढ़ेगी तो एल्गल ब्लूम हो गए। एल्गी की संख्या को बढ़ने को ही हम क्या बोलेंगे, एल्गल ब्लूम। इट किल्स द इकोसिस्टम बीनीथ। सलोनी अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ एल्गल ब्लूम बताया मैंने एक्वाटिक इकोसिस्टम की तो अभी बात ही नहीं की, किल होगा कि नहीं होगा, अभी रुको। किल होने वाली प्रोसेस अलग से है, साथ साथ चला करो, आगे मत जाओ, आगे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। ड्यू टू एल्गल ब्लूम ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज। बिल्कुल सही बात बोला सुनंदा सानू, आपने बिल्कुल सही बोला है ना, क्योंकि लाइट जो है, अब देखो एल्गल ब्लूम तो हो गया, हमने देख लिया सर एल्गल ब्लूम हो गया। अब ये हिंदी में है, हिंदी में देख सकते हो आप, ठीक है, दिस इज हिंदी। अब होगा क्या, ये एल्गल ब्लूम है, अब इसी से यूट्रोपिकेशन कैसे होगा वो समझाऊंगा। ये एल्गल ब्लूम हो गया,
भाई एल्गल ब्लूम हो गया, एल्गी ने अपना वर्चस्व बना लिया, एल्गी फैल गई। क्यों फैली? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। भाई हमने इसमें न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया तो उससे एल्गी क्या हो गई? वो फैल गई। अब अगर एल्गी फैलेगी तो उससे क्या होगा दोस्तों? यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये एल्गी जो थी, शैवाल जो थे, देखो ये हरे हरे कलर के जो दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर फोटोसिंथेटिक एल्गी, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। लेकिन होगा क्या? इनकी उपस्थिति के कारण क्या होगा? इनकी उपस्थिति के कारण अब सूरज का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, तो जो नीचे लेवल है, फोटिक जोन जो है वो लिमिट हो जाएगा। फोटिक जोन के लिमिट होने से क्या होगा? जो नीचे जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद ऐसा भी होगा, जो नीचे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है आपका वो मरने लगेगा। मरने लगेगा तो उसको गलाने सड़ाने के लिए जो डिकम्पोजर है उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन और भी ज्यादा डिप्लीट होगी। रिजल्ट क्या होगा पता है आपको? रिजल्ट ये होगा कि अगर ये छोटी वाटर बॉडी है ना, अगर ये छोटी है, छोटा, अगर बड़ा समुद्र है तो मेजर फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ये छोटा समुद्र है, छोटी वाटर बॉडी है, कोई लेक है, झील है, तालाब है, तो इसके अंदर जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? आपका डेड हो जाएगा। अब इसको ना एक एक करके धीरे धीरे समझना कैसे, वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, समझने वालों को समझ में आ गया। अब ये यूट्रोफिकेशन जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ग्रीक वर्ड में एक वर्ड होता है यूट्रोप, यूट्रोप से इसको हमने लेके आए। यूट्रोप का मतलब पता हो क्या? नरिश करना, एनरिच। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एनरिचमेंट, कि किसी चीज की संख्या जो है वो क्या हो गई? आपका बढ़ गई। किसकी संख्या बढ़ गई? बिल्कुल सही बोला आपने तौफीक, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप तौफीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहां पर सर एनरिचमेंट हो जाता है किसका? नाइट्रोजन का, और किसका दोस्तों? आपका फास्फोरस का एनरिचमेंट हो गया। इन दोनों का यहां पर क्या हो गया? आपका एनरिचमेंट, संख्या आपकी बढ़ गई, एनरिचमेंट हो गया। तो उसी को हमने क्या नाम दिया है? यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? कि एनरिचमेंट होना, किसका? फास्फोरस का और नाइट्रोजन का। फास्फोरस और नाइट्रोजन आए कहां से? मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो हम खेत के अंदर जो खाद इस्तेमाल करते हैं, बारिश होती है तो बारिश के अंदर में वो पानी जितना हमने उसमें खाद इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो पानी में घुल जाता है और वो घुल के नदियों तक, नदियों के द्वारा या किसी भी पानी की धारा तक इन वाटर बॉडीज में पहुंचता है। यहां पर पानी के अंदर न्यूट्रिएंट का लोड बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट का लोड बढ़ जाता है तो एल्गी बढ़ जाएंगी। अब एल्गी बढ़ेगी तो क्या होगा? देखो इससे क्या होगा? यूट्रोफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नॉन आर्टिफिशियल सब्सटेंस। यूट्रोफिकेशन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी की टर्म्स में हम एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नॉन आर्टिफिशियल सब्सटेंस को हम बोलते हैं। जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट अगर ऐड हो गया ना, ये कहां से ऐड होते हैं? फर्टिलाइजर से। या जो सीवर का पानी होता है, सीवर के पानी में जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर वो आप लगातार किसी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में डाल रहे हो, अगर ताजा पानी के किसी सिस्टम में डाल रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा? प्राइमरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि एल्गी बढ़ जाएगी। अब एल्गी बढ़ेगी तो क्या होगा? इट लीड्स टू द इंक्रीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द वाटर बॉडी। इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मैंने बताया आपको, अब ये बढ़ जाएंगे तो ये वाटर को क्या करेंगे? देखो अब ये समझना इस डायग्राम से, ठीक है? क्या होगा इससे समझते हैं, ठीक है? ये एक प्रोसेस है जिससे मैं आपको समझाऊंगा। न्यूट्रिएंट लोड बढ़ेगा। भाई आपने क्या किया? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट बढ़ गया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया हमने, है ना? तो रेन पानी में घुलकर वो कहां चला गया? आपका वो न्यूट्रिएंट जाके किसी वाटर बॉडी में ऐड हो गया। जितने प्लांट थे वहां पर वो फ्लरिश करेंगे, जो माइक्रो प्लांट्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो एल्गी है, वो बढ़ेगी। अब जब एल्गी बढ़ेगी तो वहां पर प्लांट ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। एल्गी की प्लांट जो है ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी। इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। जब एल्गल ब्लूम होगा तो वो सनलाइट को प्रिवेंट कर देगा, सूरज को, लाइट को अंदर जाने नहीं देगा, और ऑक्सीजन उसमें से धीरे धीरे क्या होगी? डिप्लीट होगी। ऑक्सीजन दो तरीके से डिप्लीट होगी। पहला, एक तो नीचे ऑक्सीजन जा नहीं रही है, पहली बात। दूसरा क्या होगा? जब ये प्लांट डाई करेंगे ना, मरेंगे, तो नीचे डिकम्पोजर बैठे हुए ना, वो इनको गलाएंगे सड़ाएंगे, और जब वो गलाएंगे सड़ाएंगे तो उनको भी किसकी जरूरत होगी? उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन और भी ज्यादा डिप्लीट होगी। अब जब डिप्लीट होगी तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। वो जो प्लांट मरे हैं ना, उनका डिकम्पोजिशन होगा, फिर ऑक्सीजन और भी ज्यादा डिप्लीट होगी। ऑक्सीजन का और ज्यादा डिप्लीशन होगा किसके लिए? डिकम्पोजर के लिए, डिकम्पोजर एक्टिविटी के लिए। जो डिकम्पोजर है दे विल रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, और होगा क्या? नीचे के एक्वाटिक सिस्टम में ऑक्सीजन बचेगी नहीं, ऑक्सीजन एकदम लुप्त होने लग जाएगी। और इसी से क्या होगा? जब ऑक्सीजन बचेगी नहीं तो इकोसिस्टम का क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। और जब ये इकोसिस्टम डेथ होता है ऐसे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? ये एक सिस्टमेटिक कोलैप्स है किसी भी वाटर बॉडी के इकोसिस्टम का।
जब भी इकोसिस्टम का डेथ हो जाए, ऑक्सीजन लेवल एक बिलो एक सर्टेन लिमिट पहुंच जाए, तो हम मानते हैं कि जो वहां का इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली डाई कर जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइस? यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रोफिकेशन। क्लियर है सभी को? हिंदी में ये रहा, देखो, तटस्थ लोड बढ़ जाता है, पूरा का पूरा पूरी प्रोसेस वही है। एल्गल ब्लूम, उससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, और आखिरी में क्या होगा? आपका पारिस्थितिक तंत्र, उसकी डेथ हो जाएगी। और इससे क्या होगा? पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब। अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस का सॉलिड स्टेट में डाला जाए तो, ठीक है, देखो, अगर सॉलिड स्टेट में डालोगे भी ना, जो खाद होता है तो वो पानी के अंदर घुल ही जाएगा ना। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो होते हैं, दे आर सॉल्यूबल इन द वाटर। तो आप सॉलिड फॉर्म में डालो, लिक्विड में डालो, कैसे भी डालो, वो क्या होंगे? आपके सॉल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, बताओ क्लियर है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये यूट्रोफिकेशन। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूट्रोफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। ठीक है, खाना वाना खाया आप सभी लोगों ने या नहीं खाया? हाँ, वाटर तो कंटेमिनेशन होगा ही श्यामल रॉय, वाटर तो बिल्कुल कंटेमिनेट हो जाएगा, खराब। जब इकोसिस्टम ही डेड कर गया, इसका मतलब वाटर क्वालिटी तो वहां है ही नहीं ना किसी भी टाइप की। चलो, आप लोगों ने खाना वाना, जिसने नहीं खाया खाना खाओ यार, मैं भी खाना खाऊंगा, मैंने खाया खाना नहीं खाया। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन, इस सैटरडे और संडे से, ठीक है, सैटरडे और संडे 2 दिन, सैटरडे और संडे में मेरी कॉलेज की क्लास आ रही है अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे। जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है ना, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, सर कब आएगी? एनरोल कर लेना, कल ही क्लास लाइव हो जाएगी। इस संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हर सैटरडे संडे में 2-2 घंटे की क्लास होने वाली है। जाके एनरोल कर लो जिन जिन बच्चों के पास अकेडमी है। जिनके पास नहीं है वो एक प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, सुमित10, इसका इस्तेमाल करो और आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड यू विल बी इन द माई गाइडेशन। टोटल मेरी गाइडेशन के अंदर क्या करोगे? आप स्टडी पूरा करोगे। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा फेसबुक पेज है, ये फेसबुक है। यहाँ पर अनअकैडमी से संबंधित कोई भी, जिन बच्चों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं है पर वो लेना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, मैं उनके मेल का जवाब दूंगा। आप मेरे को मेल कीजिए, टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों। जो नए बच्चे अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं वो क्या करें? अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, प्लस में जाओ, प्लस में जाकर यूपीएससी सीएससी गोल चूज करो, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे ना, आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों। ये बढ़ने वाला, बता देता हूँ, बहुत जल्दी दोबारा से 92,000 रुपए होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो आसपास ऑफलाइन कोचिंग बंद हो चुकी है, सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग, तो प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो 92,000 रुपए का ये कोर्स है, अभी सिर्फ कितने रुपए में मिल रहा है? 52,000। इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप रेफरल कोड में सुमित10 यूज करते हो, कैपिटल में विदाउट स्पेस, सुमित10, सुमित10 खास है, बाकी आप सब समझदार हो। जैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे, यू विल गेट आप डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिलेगा? ये 52,000 में ना मिलके आपको 43,200, लगभग 9,000 रुपए आपके यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। साथ ही साथ सुमित10 का इस्तेमाल करने से एक फायदा क्या होगा? यू विल बी अंडर टोटल माई गाइडेंस। आप मेरे गाइडेंस के अंदर आपकी पढ़ाई करोगे। यहां पर अब मेहनत होगी आपकी और जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों? मेरी होगी। मिलके तैयारी करेंगे, मिलके सक्सेस की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडे क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई। लाइक करो, शेयर करो बाकी बच्चों के साथ। सभी लोग अपने फेसबुक पेज पे इसको शेयर करके सोएंगे। ठीक है, नहीं सोए तो आप ये सुबह तक सारी की सारी पढ़ाई जो है वो भूल जाओगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। ठीक है।